नमस्कार, I am Dr. Shravan Kumar, Assistant Professor, Department of Teacher Education, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू यूनिवर्सिटी प्रयागराज। मित्रों, हम इस सीरीज में कार्यात्मक अथवा क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च पर बात कर रहे थे और एक्शन रिसर्च के भाग 1 में हमने देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और कई बिंदुओं पर हमने चर्चा किया और हमने यह भली भांति समझा जैसा कि चाहे प्रोफेसर स्टीफन में एम कोरे के अनुसार हो या जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार हो, जो उन्होंने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान का तात्कालिक उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता और न ही इसका सामान्य उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ और अभी की समस्या जो स्थानीय प्रकार की है उस पर बल दिया जाता है। जो इसके परिणामों का मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोगों के रूप में किया जाता है, न कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में। इस प्रकार हमने अच्छी तरह से देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो हमारे तात्कालिक समस्याओं के समाधान जो के उद्देश्य के रूप में जो घटना स्थल है या जो हमारी समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से किस तरह से समाधान करता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या तात्कालिक समस्याओं में जो निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं, इसका जो परिणाम है, इनके परिणामों का मूल्यांकन हम स्थानीय अनुप्रयोग के आधार पर करते हैं, न कि सार्वभौमिक वैधता के आधार पर। इसके द्वारा किसी भी प्रकार के हम नियमों या सिद्धांतों का विकास नहीं करते। ये सारी चीजें हमने पिछले भाग 1 में क्रियात्मक अनुसंधान को अच्छी तरह से समझा था। इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, उसकी प्रक्रिया क्या है और एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान किस तरह से काम करता है और हम इसकी सीमाओं पर इस भाग 2 में चर्चा करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान परिस्थितिगत शोध है, क्योंकि इसके तहत किसी विशिष्ट संदर्भ में समस्या का निदान एवं समाधान प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो संदर्भ सर्वथा अनौपचारिक एवं नमनीय होता है तथा यह यथार्थ के एक उस तरह से देखें तो यह यथार्थ के अविरत परिप्रेक्ष्य से जुड़े हो रहने के कारण अत्यंत गतिशील संदर्भों में संपन्न होता है। किसी दी हुई परिस्थिति में कार्यों एवं निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारने का एक जो सुधारना ही क्रियात्मक अनुसंधान का एक लक्ष्य होता है, जिससे वह परिस्थिति और बेहतर और उपयोगी सिद्ध हो सके। क्रियात्मक अनुसंधान के तहत समस्या का जो चयन है यथार्थ के अत्यंत मूर्त स्वरूप से होता है, अर्थात इसका स्वरूप उतना ही स्पष्ट तथा मूर्त होता है जितना कि स्थानीय परिस्थिति का। क्रियात्मक अनुसंधान में शोध, परिकल्पना, प्रस्तावित कार्य तथा उसके प्रत्याशित परिणाम के रूप में निर्मित की जाती है।
ऐसा इस तरह से होता है जैसे सशर्त कोई वो हो कि ऐसा किया जाएगा तो यह होगा के रूप में है प्रायः देखा जा सकता है। हम देखते भी हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सामान्यीकरण निर्मित करना नहीं होता। इसके तहत यदि किसी उस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके तहत यदि किसी प्रकार की सामान्यीकरण की गुंजाइश रहती भी है तो भावी परिस्थितियों के संदर्भित होने के कारण एक उदग्र सामान्यीकरण वो वर्टिकल जनरलाइजेशन के नाम से जिसको हम जानते हैं उसकी बात करता है। जबकि मौलिक और जो व्यवहारिक हमारा अनुसंधान है उसका स्वरूप हमेशा से क्षैतिज या अनुप्रस्थ सामान्यीकरण है जिसको हम हॉरिजॉन्टल जनरलाइजेशन कहते हैं उसके तहत होता है। क्रियात्मक अनुसंधान आत्म मूल्यांकन परक होता है या सेल्फ इवैल्यूएशन की स्थिति में हम इसको देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्यान्वयन की अवधि में परिवर्तनों एवं उनके प्रभावों का हम सतत आकलन जो अभ्यास करता है, जो अनुसंधान करता है, जो शोधकर्मी है उनके स्तर पर किया जाता है जिससे परिस्थिति में अपेक्षाकृत सुधार लाया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान में का उपयोग अत्यंत तात्कालिक एवं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति परिस्थितियों में होता है। इसका दोहरा उद्देश्य इस अर्थ में रहता है कि एक और इसके माध्यम से परिस्थिति में सुधार या उसे बेहतर करना अभिष्ट होता है और दूसरी ओर अनुसंधानकर्ता की व्यावसायिक कुशलता में अभिवृद्धि लाना तथा व्यावसायिक परिस्थितियों से जुड़े गोचरों के बारे में प्रकारात्मक जो संज्ञान को बढ़ाना भी इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। हम जैसा जानते भी हैं और उस तरह से कि यह एक प्रकार का व्यवहारिक अनुसंधान होता है या एक अप्लाइड रिसर्च होता है। तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करना इसकी विशेषता है, तात्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन करना इसकी विशेषता है, तात्कालिक समस्याओं का समाधान या तात्कालिक समस्याओं का सुधार करना इसके तहत होता है और यहाँ वस्तुपरक अध्ययन है मतलब ये सब्जेक्टिव स्टडी इसकी मुख्य विशेषता है। स्थानीय लोगों के अध्ययन तक सीमित है। इसके लाभ की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो देखते हैं कि स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन, घटना स्थल पर ही अध्ययन, समस्याओं के मूल्यांकन में सहायक, समस्या का तुरंत समाधान, लचीली अध्ययन पद्धति आदि में कई प्रकार के इसके लाभ हैं और इसकी विशेषताएं क्रियात्मक अनुसंधान की हम सबके सामने मिलती हैं। कार्यात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, जब हम कार्यात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम यह प्रणाली तथा पदों की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में कोई विशेष अंतर नहीं है क्योंकि दोनों किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने एवं उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान में भी वही पद होते हैं जैसे समस्या की पहचान, उसका चयन एवं सीमांकन। हम नित्य अनेक समस्याओं का सामना करते रहते हैं किंतु उनके प्रति जो एक चैतन्य उनके प्रति न तो चैतन्य रहते हैं और न ये सारी जो नित्य प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं न ही हम उनका उस पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार ही करते हैं और न वैज्ञानिक दृष्टि से उस पर हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अनुसंधान की दृष्टि से पहले अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र निश्चय करना होता है जैसे सीखना, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, लब्धि, हमारी शैक्षिक उपलब्धि आदि व्यापक क्षेत्र हैं।
अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य के लिए इन समस्याओं के रूप में सीमित तथा स्पष्ट रूप में निश्चित करना आवश्यक होता है कि हम पहले समस्या की पहचान कर लें, उसको उसका चयन कर लें। समस्या के कारणों का विश्लेषण। समस्या के सीमांकन के पश्चात अनुसंधानकर्ता के उसके संभावित कारणों को ढूंढने का प्रयास करता है कि आखिर ये जो समस्या आज हमारी सामने है, जिस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिसका मुझे समाधान चाहिए, उसका कारण क्या है? उस समस्या के जन्म लेने के पीछे क्या है? ये सारी चीजों पर इसका एक तात्पर्य यह भी है कि जो कारण हम दे रहे हैं उसके लिए कुछ आधार भी है या केवल काल्पनिक ही है। हम इस प्रकार कारणों के उनके प्रमाणों की एक सूची तैयार करने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें दो चार बातें मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य हैं। जिन कारणों का उल्लेख किया गया है वो तर्कसंगत हैं। समस्या के कारणों का परीक्षण करना संभव है या नहीं है। कारणों का उल्लेख कहीं भ्रमपूर्ण न होकर भ्रमपूर्ण तो नहीं है या स्पष्ट एवं विशिष्ट है कि नहीं है। हम समस्या के कारणों की वास्तविकता का निश्चय अनेक प्रमाणों द्वारा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इन कारणों पर कितना नियंत्रण है, ये सारी चीजें हम समस्या के कारणों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहते हैं। तीसरा, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा महत्वपूर्ण पद क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना होता है। इसके दो भाग होते हैं। एक तो एक लक्ष्य और दूसरा कार्य प्रणाली। इस दृष्टि से परिकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों की ओर स्पष्ट संकेत किया जाए। क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना का जो रूप है कुछ इस प्रकार होता है जैसे हम किसी विद्यार्थी को गृह कार्य देते हैं और वह गृह कार्य में रुचि उसके अनुसार वह रुचि नहीं लेता है, उसका नियमित निरीक्षण किया जाए तो छात्र गृह कार्य में रुचि लेंगे। आदि इसी तरह के उसमें फिर अगला, अब हम जैसे यदि कोई हम इस तरह से जोड़ें कि दिन में 10 बजे के स्थान पर अगर हम 10:30 बजे विद्यालय लेंगे तो विद्यार्थी प्रार्थना के अवसर पर अवश्य उपस्थित होंगे। इस तरह से मान करके हम कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण की एक रूपरेखा तैयार करना, हम जिसको कहते हैं कि शोध अविकल्प तैयार करना, रिसर्च डिजाइन बनाना। इस अनुसंधान के चौथे महत्वपूर्ण पद पर हम परिकल्पना के परीक्षण के लिए एक रूपरेखा या एक अविकल्प तैयार करते हैं। रूपरेखा तैयार करने में इस तथ्य का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है कि जैसे जो अनुसंधान कार्य भी चलता रहे और विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में बाधा भी उत्पन्न न हो। यह रूपरेखा कार्य को उचित दिशा प्रदान करती है, कार्य में वैज्ञानिकता लाती है, निश्चित परिणाम का ज्ञान होता है तथा त्रुटियों की एक जानकारी होती है। इसमें हम जब और भी विस्तार से जब इस पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि इस रूपरेखा को तैयार करने में एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अंतर्गत हमारे क्रियाओं का विवरण है, उन क्रियाओं को किस विधि से करना है, इसके लिए किन साधनों की आवश्यकता होगी और कितना समय लगेगा, कितना धन लगेगा, आदि तथ्यों का हम स्पष्ट उल्लेख करते हैं एक इस शोध विकल्प को तैयार करने में। फिर हम परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक मूल्यांकन का क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम पद मूल्यांकन या इसका परिणाम होता है, परिणाम के मूल्यांकन का होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता निश्चित रूप से कह सकता है कि हमारी क्रिया का जो लक्ष्य हमने निश्चित किया था वह प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ।
अतः मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होनी आवश्यक है। यह मूल्यांकन परीक्षण हमारा मत संग्रह, प्रश्नावली, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, विभिन्न जो परीक्षणों तथा सांख्यिकीय विधि में है, उन सब का हमारे द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग करते समय इसकी जो विश्वसनीयता है, वैधता है तथा वस्तुनिष्ठता है, उस पर अच्छी तरीके से हमें विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार विश्वसनीय, वैध एवं वस्तुनिष्ठ विधि से व्यवहारिक रूप में मूल्यांकन करने के पश्चात जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, वह अनुसंधानकर्ता की परिस्थितियों में सुधार एवं भावी सुधारात्मक योजना के उसमें भावी योजना बनाने में, भावी योजना के निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। इस तरह से ये हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के 5 सोपान हैं। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान को अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा पहला सोपान क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या, एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम, पहले हम उसका चयन करते हैं। हम किस समस्या पर हम अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहते हैं, उसका चयन करते हैं। जैसे हमने जो समस्या माना कि छात्रों के द्वारा की जाने वाली वर्तनी अशुद्धियां हैं। जैसे कक्षा 8 के छात्रों के द्वारा अंग्रेजी विषय में की जाने वाली वर्तनी अशुद्धियां को हमने एक समस्या मान लिया। अब इस समस्या के पीछे जो हमारे संभावित कारण हैं, उसको हम देखेंगे। तो जैसे अब हमने देखा कि जो पॉसिबल कॉजेज हैं, उसमें छात्रों के द्वारा लिखित कार्य में लापरवाही करना, क्योंकि हम उनके अभ्यास पुस्तिका से मूल्यांकन से ये एविडेंस, ये साक्ष्य भी देखेंगे कि हमारा ये जो कारण है वो किस कारण है। तो उसमें अब छात्रों के जो शब्द पहचानने की योग्यता में कमी होना, इसका मतलब है कि छात्र निष्पादन का जो हम अवलोकन करते हैं, जो उनसे बात करके उनसे जो साक्षात्कार वो परीक्षण करते हैं, ये पता लगता है। छात्रों के द्वारा मातृभाषा में भी वर्तनी की त्रुटि करना, ऐसा नहीं है कि छात्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही वर्तनी त्रुटि कर रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा हिंदी में भी, क्योंकि मातृभाषा की अभ्यास जो हमारे प्रतिमान है उनका अवलोकन करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है। छात्रों की अभ्यास पुस्तिका में अध्यापक द्वारा जो वर्तनी त्रुटि है उसको ठीक न करना, मतलब उनका जो अभ्यास पुस्तिका है, जो हमारे टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके द्वारा सही से न देखना, ये भी एक कारण है। अध्यापक द्वारा वर्तनी की बार-बार त्रुटियों के लिए छात्रों को दंडित न करना, क्योंकि जब हम अवलोकन तथा अध्यापकों से बात में उनका उत्तर पुस्तिका देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, और जो उनको टीचर अध्यापनरत हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनसे बात करने पर भी ये समझ में आता है कि वो वर्तनी में त्रुटि बार-बार इसलिए कर रहे हैं कि वो जो त्रुटियां कर रहे हैं उनके लिए उनको दंडित नहीं किया जा रहा। ये संभावित कारण है, जो कि हम जो हमारा समस्या है वर्तनी अशुद्धियों के उसको देखने के लिए। इसमें अब हम एक एक्शन हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो क्रियात्मक परिकल्पना जिसको हम कहते हैं। अब इसमें छात्रों को अब कैसे जो हम बना सकते हैं, इस पर देखते हैं। जैसे छात्रों को अंग्रेजी का लिखित कार्य विधिवत ढंग से कराने व जांच करने पर अंग्रेजी में उनकी वर्तनी अशुद्धियां कम हो जाएंगी। एक ऐसा हम संभावित कारण मान लेते हैं। छात्रों के अंग्रेजी शब्द की पहचान का अगर हम प्रशिक्षण देने पर अंग्रेजी में उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम हो जाएंगी। मातृभाषा में वर्तनी की अशुद्धियों के कम होने पर छात्रों की अंग्रेजी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम हो जाएंगी। अध्यापक के द्वारा छात्रों के अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिका में वर्तनी की अशुद्धियां को ठीक करने पर
उनकी वर्तनी की अशुद्धियाँ कम हो जाएँगी। छात्रों के द्वारा की जाने वाली अशुद्धियों के लिए अध्यापक द्वारा उन्हें दंड, जैसे उनको अंक कम देना या उनको डाँटना आदि देने पर वर्तनी की अशुद्धियाँ कम हो जाएँगी। इस तरह से हमने एक एक्शन हाइपोथेसिस का निर्माण किया। इसके बाद अब हम एक्शन डिजाइन, जो हमने एक क्रियात्मक विकल्प का वो रखा। अब इसमें प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना कि छात्रों को अंग्रेजी का लिखित कार्य विधिवत ढंग से कराने व जांच करने पर अंग्रेजी में उनकी वर्तनी अशुद्धियां कम हो जाएंगी का परीक्षण करने के लिए एक हमने अविकल्प निम्न जो हमको दिख रहा है, इसके अनुसार एक हमने अविकल्प तैयार किया। इसमें 2-3 चीज में 4 बिंदुओं में हमने इसको बांटा। एक सारणी बनाई कि ये क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, दूसरा विधि, फिर सामग्री और फिर समयावधि, ये हमने एक्शन डिजाइन तैयार की। इसमें अब हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी में दिए जा सकने वाले लिखित कार्यों की सूची तैयार करना। अब इसमें अन्य सहयोगियों से जो हमारे हैं अध्यापनरत, उनसे विचार विमर्श करेंगे और फिर हम पाठ में इसमें सामग्री के रूप में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें तथा जो अन्य सहायक पुस्तकें हैं उसका उपयोग करेंगे और इसके लिए एक समय अवधि हमने 1 सप्ताह की थी। फिर क्रियात्मक अनुसंधान में कुछ लिखित कार्यों का हमने चयन किया। उसके लिए हम जैसे समय सारणी व अन्य शिक्षण अधिगम क्रियाओं का जो एक क्रियाकलाप है, उसका हमने एक विवेचना किया और फिर समय सारणी के अनुसार 1 सप्ताह का समय इसमें हमने दे दिया। चयनित लिखित कार्यों के रूप व क्रम को निर्धारित करना। अब हमने जो लिखने के लिए एक उसमें लिखित कार्यों का जो एक सूची बनाई, उसका एक हमने चयनित लिखित कार्य के लिए एक स्वरूप और एक क्रम निर्धारित कर दिया और सहयोगियों तथा विषय विशेषज्ञों से उसके से संबंधित परामर्श किया और इसके लिए हमने 1 सप्ताह का समय निश्चित किया। फिर चयनित वरीयता क्रम में जो हमने व्यवस्थित लिखित कार्यों का एक-एक करके उनको देना कि वो छात्र को उनके सामने दें और सहयोगी अध्यापकों या जो हमारे विषय विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करके 3 सप्ताह का हम समय इसमें दे दिए। अब 3 सप्ताह के बाद अब हमने परिकल्पना में अवकल्पित सुझावों पर जो एक क्रियान्वित करना है, जो सुझाव आए हैं उस पर हम 3 सप्ताह तक कार्य करेंगे। तो निम्नलिखित परिणाम, जो कि 5वां हमारा परिणाम रिजल्ट का जब हम वो देखेंगे तो हमारे सामने ये निष्कर्ष निकल करके आते हैं। उसमें प्रथम चक्र या लिखित कार्य जब हम देना प्रारंभ करने के पूर्व अगर हम देखें तो उसमें जो वर्तनी अशुद्धियां थी वो लगभग 25% थी। द्वितीय चक्र या 1 माह के बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें औसत जो अशुद्धियां हैं वो 21% के आसपास हैं और वो परिकल्पना में बड़े सुझावों से वर्तनी की अशुद्धियां में काफी कमी आई है, क्योंकि हमने परिकल्पना बनाते समय ही ये लिखा था कि किस तरह से कि हम कैसा एक परिकल्पना हमने जो बनाया कि उसमें छात्रों के अंग्रेजी शब्द को पहचानना और फिर उसका निरीक्षण करना और फिर उनको जो गलत है उसको उनको बताना, इस तरह की परिकल्पना पर हम काम करते हैं। तो और फिर तृतीय चक्र जो 2 माह उपरांत अगर हम पूरा उस पर देखते हैं तो इसमें 15% की अशुद्धियों की कमी लगभग 15% है और परिकल्पना में वर्णित सुझावों में जो एक वर्तनी की अशुद्धियां हैं उसमें काफी कमी आई। और जब हम चतुर्थ चक्र की या 3 माह के उपरांत जब हम देखते हैं तो ये हमारी जो उनके वर्तनी में अशुद्धियां हैं वो औसत अशुद्धियां लगभग 6% की। अतः हम इससे एक निष्कर्ष यह निकला कि परिकल्पना की छात्रों को अंग्रेजी का लिखित कार्य विधिवत ढंग से कराने व जांच करने पर अंग्रेजी में उनकी वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो काफी कम हो जाएंगी। इस
इस तरह से जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हम ये भी देखते भी हैं कि उसको हम एक तरह से इसको पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। सामान्य निष्कर्ष जो हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के उपरोक्त जो वर्णित सोपानों के अनुसरण से जो हमारे प्राप्त परिणामों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत सुझावों को लागू करने पर छात्रों के द्वारा अंग्रेजी में की जाने वाली अशुद्धियों में पर्याप्त कमी आई है। अतः इन उपायों को वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रभावी स्वीकार किया जा सकता है एवं इन क्रियात्मक अनुसंधान में की व्याख्या को अन्य सहयोगी संगठनों में इसका संचरित करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ यह इंगित करना आवश्यक है और उचित भी होगा कि यदि प्रथम परिकल्पना के परिणाम से हमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो हम और जो हमने और परिकल्पनाएं बनाए हैं उस पर दूसरी हो या तीसरी हो या इस प्रकार की परिकल्पनाओं का हम परीक्षण करके उससे अपने अनुभव उचित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से एक उदाहरण के द्वारा भी हमने देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान किस तरह से हमारे समसामयिक और एक सामाजिक उस तरह की समस्याओं में जो पठन पाठन से संबंधित तुरंत की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से हमारे पास हमारे लिए समाधान प्रस्तुत करने का एक बहुत ही उचित साधन है। क्रियात्मक अनुसंधान इन सब के बावजूद भी क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ सीमाएं हैं। आलोचकों का मत है कि सामान्य बुद्धि के प्रयोग एवं क्रियात्मक अनुसंधान का अनुप्रयोग करके हम शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं के हल करने में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शैक्षिक परिस्थितियों में जिस प्रकार किया जाता है वह तो आलोचना का एक बिंदु है क्योंकि इसके परिणामों में स्पष्टता एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव ही रहता है। स्कूल की नित्य दिन में की स्थिति में वैज्ञानिक विधि का जो एक अनुसरण है उसको अनुसरण करना बहुत कठिन हो जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि कोई एक समस्या किसी दूसरी समस्या से भिन्न हो सकती है जबकि वैज्ञानिक पद्धति के लिए यह बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। शोधकर्ता जैसे कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में दिया जा सकता है। ऐसा करना तो उसे और भी जटिल बना देता है। अनुसंधान एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसे करने के लिए सूझबूझ एवं विशेष संवेदनशीलता के गुणों के लिए अतिरिक्त पर्याप्त समय होना बहुत आवश्यक होता है जिसकी अपने नित्य दिन के उत्तरदायित्वों से लदे भारतीय शिक्षकों से अपेक्षा करना एक दुष्कर कार्य सिद्ध होता है, एक दुष्कर कार्य माना भी जाता है। कोरे इस बात पर भी बल देते हैं कि शिक्षण में कार्यरत कर्मी अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शोध कार्य करें, लेकिन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अनुभव से विहीन अभ्यासकर्ताओं द्वारा प्रतिपादित अनुसंधान की गुणवत्ता निम्नतर होगी, जिससे कोई विशेष लाभ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस तरह से हम यह देखते हैं कि आलोचकों के विचार अनुसार चूंकि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा की स्थानीय साधारण नित्य दिन प्रतिदिन से संबंधित होता है, इसलिए शिक्षा एक विज्ञान के रूप में के लिए इस अनुसंधान का योगदान बहुत निस्मात्र ही है। इसमें संदेह नहीं कि क्रियात्मक अनुसंधान शोध पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण एवं लचीला प्रावधान प्रस्तुत करता है जिससे कक्षा एवं स्कूल की अनेकों तत्कालीन एवं महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और सुलझाने के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि एक वैज्ञानिक व्यवस्थित एवं संयम पूर्ण वृद्धि
के अनुप्रयोग की दृष्टि से इसकी सीमाएँ इसके प्रयोग को सीमांकित ज़रूर करती हैं। लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान की यह पद्धति अपने उद्देश्यों में सकारात्मक उन्मुखता में क्रियाशील एवं उपयोगिता में व्यवहारिक है, जिससे कक्षा कक्ष तथा विद्यालय प्रबंधन की अनेक समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। वर्तमान समय में इस शोध प्रणाली का बहुत अधिक मांग की जा रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।